अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू पिच साइड एपिसोड 20। वंस अगेन हम आपके लिए एक शो लाए हैं और मेरे को होस्ट अमान ने मुझे ज्वाइन किया कराची से। अमान, आप कैसे हैं आज? जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बस आज बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने शो की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बिल्कुल, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस तरह सबको पता है, एक बड़ी हाई प्रोफाइल वनडे सीरीज चल रही है इस वक्त इंग्लैंड में। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जो बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी इंडिया की T20 सीरीज में। तो उसके बाद ये वनडे सीरीज स्टार्ट हुई। पहला मैच आप सबको पता है कि इंडिया ने बड़ा कंफर्टेबली जीत लिया था रणजी के अंदर। लेकिन जो सेकंड मैच हुआ है, इसमें इंग्लैंड ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया है। अमान, जिस तरह अगर हम बात करें मैच की, अगर बात करें तो पहले इंडिया ने बैटिंग की और एक बड़ा डिसेंट स्टार्ट लिया। अगर आप देखें, शुभमन गिल थोड़ा जल्दी आउट हो गया, लेकिन रोहित शर्मा की पार्टनरशिप लगी विराट कोहली के साथ। और विराट कोहली बड़े अच्छे फॉर्म में नजर आए, 60 प्लस का स्कोर किया उन्होंने। लेकिन उसके बाद अमान जो हुआ, मैं आप पे ही बात छोड़ता हूँ कि आप ऑडियंस को बताएंगे क्या हुआ उसके बाद। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लाइक जैसे इंडियन टीम ने बैटिंग का स्टार्ट लिया था, शुभमन गिल काफी अच्छा बैटिंग कर रहे थे। लाइक बिल्कुल वो बाउंड्रीज भी आ रही थी और स्ट्राइक रोटेशन भी काफी अच्छी चल रही थी। ऑन द अदर हैंड रोहित शर्मा का वही मसला चल रहा है कि वो उस तरीके से जिस तरह वो फेमस थे कि स्टार्ट से आके अटैक करना, पावर प्ले का यूज करना और इनिंग्स को लंबा लेके जाना। लेकिन अब रोहित शर्मा को पता नहीं क्यों पिछले कुछ टाइम से वनडे में जो उनका इकलौता फॉर्मेट रह गया उसमें वो उस तरीके से बैटिंग कर नहीं पा रहे, बिल्कुल फंस के खेल रहे होते। लाइक उनको समझ में नहीं आता। वो थोड़ा उनकी आई गेस थोड़ी फिटनेस का भी इशू है, उससे स्ट्राइक रोटेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है उनको। अगर हम विराट कोहली की बात करें तो मतलब विराट कोहली, मैंने कहा था पहले भी कि विराट कोहली अगर पहले मैच में फेल हो तो कोई मतलब नहीं है कि उस कैलिबर का बंदा हमें सीरीज में आगे जाके रन करके दिखाएगा। और वही हुआ कि उन्होंने सेकंड इनिंग मैच में 65 की एक बहुत अच्छी, मैं कहता हूँ, पारी खेली। काफी अच्छा उनकी वही पुरानी कवर ड्राइव भी आ रही थी, बैक रोटेशन उनकी बहुत अच्छी कर रहे थे। तो काफी तो थोड़े बहुत चांसेस उनके आउट होने के गए, लेकिन खैर होती है, होता मैच में चलता रहता है। और एक बात और कि विराट कोहली की इस इनिंग्स को भी लोग जरा थोड़ा सा कम रेट कर रहे हैं। इस बात को सिग्निफाई करती है कि एक प्लेयर की 65 रन की नॉक भी हम लो रेट हो रही है, तो मतलब उस बंदे का कैलिबर, उस बंदे ने अपना कितना हाई सेट किया हुआ स्टैंडर्ड। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। विराट कोहली के इनिंग्स के बारे में अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आई थिंक कोई पिछले 9 मैचेस में उनके साथ 50 प्लस के स्कोर हैं। और ये जो इनिंग्स थी उनकी, ये 132nd 50 उनका स्कोर था। आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितने बड़े प्लेयर हैं। और 132 मतलब कि 132 दफा उन्होंने 50 से ज्यादा रन किए हैं, लेकिन 100 नहीं किया। तो उसके प्लस अगर आप आई थिंक कोई 53 या 54 इनकी वनडे में 100 भी है। तो आप पूरा अगर हिसाब लगाएं तो तकरीबन इनके पूरे वनडे करियर में मोर देन 180 टाइम्स इन्होंने 50 प्लस का स्कोर किया है। तो ये एक बहुत ही, एक कहते हैं ना कि एक रिमार्केबल लेजेंडरी इनके स्टैट्स हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा रोहित शर्मा पे। आप सबको पता है उन पे बहुत बातें चल रही हैं, उस पर हम आगे आएंगे। लेकिन इस मैच में उन्होंने 26 रन किए 47 बॉलों पे। बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिदम में आ रहे थे। एक छक्का पुल पे मारा उन्होंने, लेकिन एंड में बड़ा सॉफ्ट डिस्मिसल हुआ उनका विल जैक्स पे। स्वीप मारने पे लैप स्वीप खेल रहे थे, हल्की सी बॉल टच हुई बैट पर और जोस बटलर ने कैच। तो इन पे बड़ा इस वक्त थोड़ा टफ टाइम चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की जो पार्टनरशिप लगी, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप थी। दोनों बड़ा अच्छा फ्लुएंट खेलते। लेकिन उसके बाद बड़ा जबरदस्त इंग्लैंड ने कमबैक किया और इंडियन टीम, आप कहते हैं ना, बिखर गई बिल्कुल। मतलब बिल्कुल पैक हो गई। और मेरे सामने इस वक्त यहाँ पे स्कोर बोर्ड है कि फोर्थ विकेट गिरी थी 178 के स्कोर पे। और बाकी की जो 6 विकेटें हैं वो 233। तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट कोई 50-60 रन के अंदर 6 विकेटें गिर गई। और ये बहुत एक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस थी। और क्रेडिट बनता है इंग्लैंड की बॉलर्स जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन का। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लाइक जिस तरीके से इंडियन टीम और स्पेशली विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, मुझे फीलिंग आ रही थी कि आज एक और हमारी 100 देखने को हमें मिलेगी। 178 पे कोई 3 आउट थे उनके। विराट कोहली का पहला एक एज हुआ, लेकिन वो बिल्कुल कीपर के नीचे बॉल बाउंस हो गई थी जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग पे, और बिल्कुल ही नेक्स्ट बॉल पे वो फ्लिक करने गए, लेकिन उनका टॉप एज लग के थर्ड मैन पे कैच आउट हो गया। काफी मैं कहूँगा
अनलकी था। विराट कोहली उस शॉट में बहुत कम मरतबा फेल होते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इंडियन मिडिल ऑर्डर कोलैप्स किया है, लाइक ईशान किशन हो गए, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, इनमें से दो प्लेयर तो लाइक लास्ट मैच में दोनों ने 50 भी की थी। तो ऐसी बात नहीं है कि फॉर्म नहीं थी, फॉर्म भी थी, लेकिन उस तरीके से कोई कोई प्लेयर कैपिटलाइज नहीं कर पाया, शेयर शेयर में कोई भी प्रॉपरली साथ नहीं दे पाया। कि मेरे अकॉर्डिंग इस पिच पे 280 290 तो जिस स्टेज पे इंडिया थी आराम से बनने चाहिए थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मुझे लगता है कहीं न कहीं इंडियन टीम जो है ना, इस टीम में बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स खिला रही है। अगर आप देखें तो वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, मतलब मुझे नहीं लगता कि एक इंडियन लेवल की टीम में इतने ज़्यादा ऑलराउंडर होने चाहिए। ऑब्वियसली इसमें हार्दिक पांड्या की बड़ी मिसिंग है। अगर वो होते तो ये बिल्कुल अलग कॉम्बिनेशन होता। बट 3 एक जैसे प्लेयर, मतलब शिवम दुबे जो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, उनको एज़ अ रिप्लेसमेंट लाया गया था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंडियन टीम इतने ज़्यादा ऑलराउंडर्स पे क्यों जा रही है। यहाँ पे इजीली वो एक और एक्स्ट्रा बैटर खिला सकते थे अपनी बैटिंग को मजबूत करने। इंग्लैंड की मैं बॉलिंग पे आना चाहूंगा। आई थिंक जोफ्रा आर्चर की फॉर्म इस पूरी टूर में बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है। आई थिंक आईपीएल के बाद से जब से उन्होंने बॉलिंग अपनी स्टार्ट की है, तो वो बहुत जबरदस्त रिदम में नजर आ रहे हैं। साकिब महमूद बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और बाकी जो सैम करन, मैं उनकी बात करूंगा। सैम करन के जो स्पेल था, आई थिंक शुरू का स्पेल, कोई 4 ओवर में 4 रन दिए थे और 1 विकेट ली थी। तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी उन्होंने। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इंग्लैंड की बैटिंग पे अमन। तो बड़ा शेकी स्टार्ट था, अगर आपको याद हो इंग्लैंड का। आई थिंक पहली बॉल पे बेन डकेट आउट हो गए बुमराह पे। फिर जेकब बेथेल भी थोड़ा स्ट्रगल किए, फेल हो गए। फिर वापस से जो रूट आए क्रीज पे, थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी। हैरी ब्रुक भी चलाते हुए आउट हो गए। फिर सैम करन की प्रमोशन हुई, विच वाज अ गुड डिसीजन। आई थिंक उनको ऊपर भेज के अच्छा किया, लेकिन वो इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सके, 26 पे आउट हो गए। बट वंस अगेन आप यही कहेंगे कि इसमें जो रूट की मास्टर क्लास थी। और अमान, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने इस नोटिस किया जो रूट की बैटिंग में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले तो इंग्लैंड टीम की जो बॉलिंग को आप देखें तो उसके अंदर अगस्त एटकिंसन को आज लाया गया था, जॉर्ज टर्न को काफी टाइम बाद बाहर किया गया आफ्टर T20 सीरीज। तो अच्छा रहा, और उन्होंने भी कम बैक पे 3 विकेट ली। साकिब महमूद ने भी 2 विकेट ली। और सैम करन की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, सैम करन की अब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देख के मेरे ख्याल में अब उनको विद इन नो नो टाइम इंग्लैंड टीम टेस्ट में भी लाने का सोचेगी आफ्टर बेन स्टोक्स रिटायरमेंट। और इंग्लैंड की बैटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो सही कहा आपने, पहली मैच की पहली बॉल पे बेन डकेट का साइड निकल के आउट हो जाना, फिर जेकब बटलर का भी 4 रन बना के आउट हो जाना। हम दोनों 8 रन पे तो दोनों ओपनर्स आउट हो गए थे, तो एक काफी प्रेशर सिचुएशन थी। और वहां से जो रूट ने पे जिस तरीके से इनिंग्स को वो लेके चले, इट वाज जस्ट जस्ट फिनोमिनल। हैरी ब्रूक्स बैटिंग करने आए, वो भी मारने में आउट हो गए। सैम करन की प्रमोशन में उन्होंने भी सही कहूँगा एक गुड 26 रन की नॉक खेल के जो रूट को एक सपोर्ट किया, लेकिन ऑन एंड ऑफ इंग्लैंड की विकेट गिर रही थी। मैं एक बात वही बोलूंगा कि जिस तरीके से इंग्लैंड टीम का मिडिल ऑर्डर आज फिर एक्सपोज हुआ है। हम हर दिन देखिए जो रूट के बैट से फिलहाल रन आ रहे हैं, लेकिन हर रन कर रहा है। किसी मैच में उनसे भी रन नहीं होते, तो वहां पे इंग्लैंड टीम के मिडिल ऑर्डर को स्टेप अप करना पड़ेगा। तो इंग्लैंड टीम के जो ये मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स है, ये ऑन पेपर तो ये काफी चलो बहुत अच्छे प्लेयर्स है। जॉस बटलर, हैरी ब्रूक्स, सैम करन, विल जैक्स, ये कोई नॉर्मल प्लेयर्स नहीं है, काफी क्वालिटी प्लेयर्स है। तो इन प्लेयर्स का अब अपने होम कंडीशन में स्टेप अप ना करना एक काफी सिग्निफाइंग बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें जेकब बेथेल को ओपन नहीं कराना चाहिए। ठीक है, वो अच्छे प्लेयर है, लेकिन उनको लगता है नंबर 4 पे या 5 पे खेलना चाहिए। ओपनिंग में कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि इंग्लैंड किसी हम्म। एक प्रोफेशनल, एक कहते हैं ना, एक स्पेशलिस्ट ओपनर पे जाए। या तो वो एक्सपीरियंस पे वापस जा सकते हैं, जॉनी बेयरस्टो को लाके। या मैं कहता हूँ कि जिस तरह की इस वक्त फॉर्म लगी हुई है जेसन रॉय की, अगर अमान आप देख रहे हैं इस वक्त T20 ब्लास्ट में जिस तरह वो खेल रहे हैं, तो मतलब थोड़ी अजीब सी बात होगी, बट जेसन रॉय के लेवल का प्लेयर अगर फॉर्म में है, उनकी एज इतनी नहीं है इस वक्त। आई थिंक वो 34 ईयर्स के ही है शायद। तो अगर जेसन रॉय को इंग्लैंड किसी तरह ला सकता है वापस, तो मैं समझता हूँ कि यार, मैं तो उनको टीम में जरूर लाऊं, क्योंकि वो इतने जबरदस्त प्लेयर है।
पिछले 2-3 साल से काफी फॉर्म उनकी डाउन है, लेकिन अगर वो फॉर्म में है तो व्हाई नॉट, क्योंकि ऑन पेपर इस वक्त जेसन रॉय रिटायर्ड नहीं है। तो अगर जॉस बटलर को कैरी कर सकती है इंग्लैंड, तो आई थिंक जेसन रॉय को भी एक मौका दे सकते हैं। और भी प्लेयर्स हैं, आई थिंक जेबी स्मिथ है इसके अंदर, फिल सॉल्ट को वो वनडे में वापस ला सकते हैं। तो इंग्लैंड को चाहिए कि प्रोफेशनल मतलब एक स्पेशलिस्ट ओपनर्स पे जाए। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा इंडिया की बॉलिंग पे। आई थिंक हमने बुमराह की बात की थी पिछले मैच में, बहुत सके बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की, पर बहुत सके वही है ना कि बाकी बॉलर्स में इतना इम्पैक्ट हमें नहीं दिखता। जो गुरनूर बरार ने डिसेंट बॉलिंग की, थोड़ी पिटाई हुई, लेकिन उसके अलावा आप कह सकते हैं इस टीम में मुझे लगता है कुलदीप यादव की बहुत कमी महसूस हो रही है इस वक्त इंडिया को, क्योंकि जो इस वक्त इनके करंट स्पिनर्स हैं, अक्षर पटेल अच्छे बॉलर हैं, बट वो थोड़े आपको पता है थोड़े विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, इतनी अटैकिंग बॉलिंग नहीं है, इवन दो उनकी इकोनॉमी अच्छी थी, बट विकेट टेकर नहीं है वो। तो ये चीज मुझे लगता है एक लैक करी है इस वक्त इंडियन बॉलिंग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर मैं आपकी उसी बात को कैरी करूँ कि इंग्लैंड टीम की ओपनिंग में मैं कहता हूँ, आप सही कह रहे हैं। अगर जो रूट अभी तक ओडीआई खेल रहे हैं, तो व्हाई नॉट हैव अ वन मोर सीनियर प्लेयर इन योर टॉप ऑर्डर, क्योंकि आपको टॉप ऑर्डर में सीनियरिटी का आपको रिस्पेक्ट करनी होगी। यू नीड प्लेयर्स विद एक्सपीरियंस। तो लाइक बिल्कुल आप हम सही कह रहे हैं। जेसन रॉय की आपने बात करी, जॉनी बेस्टो की बात करी, कि वो प्लेयर्स है जो कि काफी सीनियर प्लेयर्स है, और मैं कहता हूँ ये काफी अच्छे प्लेयर्स है। ऐसी बात भी नहीं कि इनकी बहुत ज्यादा ये एज है। आपको पता होगा कोई शायद। 34 जी, 35 की एज है जॉनी इनकी। बेयरस्टो और जेसन रॉय की जो पार्टनरशिप थी 2017 से लेके आप कह लें 20-21 तक, ये वनडे क्रिकेट की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर ओपनिंग पार्टनरशिप है, क्योंकि अगर आप इसकी एक स्टैट्स देखें तो इनकी एवरेज भी थी कोई 45 प्लस, और इन दोनों का मिला के जो स्ट्राइक रेट था वो भी कोई 120 110 का था। तो एक इतनी लेजेंडरी इनका ओपनिंग पेयर था, मुझे समझ नहीं आता कि यार इतने जबरदस्त प्लेयर्स को ये लोग कैसे इतना जल्दी निकाल सकते हैं। अगर ये पाकिस्तानी होते तो आई थिंक ये अभी तक हर मैच में खेल रहे होते, बट ऑब्वियसली कल्चर डिफरेंट है इंग्लैंड का। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग जाएंगे, लेकिन वापस मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हम लोग एज फैंस ये कह सकते हैं, बट इंग्लैंड मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा ना इस चीज में बिलीव करते हैं कि वंस यू आर डन विद अ प्लेयर, तो फिर आप उस पे बहुत रेयर होता है कि आप वापस जाते हैं। वो मोस्ट लाइकली फ्यूचर पे ही जाएंगे, वो जेबी स्मिथ को ले आएंगे, वो टॉम बेंटन को शायद खिला दे, एक यंगस्टर्स पे ही जाएंगे मुझे लगता है वो। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अमान। आपको पता है जिस तरह और भी आज बिल्कुल टॉपिक्स हैं देखिए, जी। अच्छा, आप अपनी बात कर दें फिर हम खत्म करते हैं। मैं बस छोटी सी बात करूंगा जी, फाइनल इंडिया की बॉलिंग लाइनअप के ऊपर, कि अगर बुमराह के अलावा इंडियन टीम को चाहिए कि अब वो इन बेकार बॉलर से आगे बढ़े। ये प्रसिद्ध कृष्णा, ये गुरनूर बराड़, ये अच्छे बॉलर्स है, लेकिन इनके साथ आप अगर वर्ल्ड कप में जाएगा तो आप बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। ये बात इनको माननी होगी अच्छी बात। बिल्कुल आई थिंक आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इंडिया के इस वक्त एक डायलेमा है, क्योंकि देखिए वो एक्सपीरियंस पे जा सकते हैं, वो शमी को ला सकते हैं वापस, वो भुवनेश्वर कुमार को खिला सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं एक बैकवर्ड स्टेप होता है, क्योंकि शायद ये वर्क कर जाए इंडिया के लिए शॉर्ट टर्म में, पर इंडिया इस वक्त चाहता है कि वो एक लॉन्ग टर्म में अच्छी प्लानिंग करे, विच इज वाई आई थिंक कि वो ये गुरनूर बरार और ये इनको खिला रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा तो मुझे लगता है वो कोई नए प्लेयर नहीं है, अगर आप उनको देख रहे हैं वो पिछले 6-7 साल से वो खेल रहे हैं टीम में, तो उनको अब स्टेप अप करना चाहिए, क्योंकि बहुत मौके मिल रहे हैं उनको, तीनों फॉर्मेट में टेस्ट भी खेल रहे हैं, वनडे T20 सब खेल रहे हैं वो, तो हाई टाइम कि वो स्टेप अप करें। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं अमान। आज आपको पता है कि दुनिया क्रिकेट में वंस अगेन एक बड़ी एक अफसोसनाक खबर आई है सबके सामने, कि लेजेंडरी सर गारफील्ड सोबर्स आज वो इंतकाल कर गए 89 ईयर्स की एज में। तो अमान ये ऑब्वियसली ये हमारी दौर के तो बिल्कुल भी नहीं है प्लेयर, बट ये एक बहुत बड़े लेजेंड है क्रिकेट के, ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर उनको माना जाता है। 1954 से लेकर 1974 तक इनका इंटरनेशनल करियर था। तो अमान मैं आप पे इस पे थोड़े से आपकी थॉट्स लेना चाहूंगा। बिल्कुल, मैंने भी आज ये न्यूज़ सुनी कि इनका इंतकाल हो गया। अल्लाह पाक इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। बिल्कुल। और काफी सैड न्यूज़ थी कि इतने लाइक क्रिकेट हिस्ट्री के इतने बड़े प्लेयर का इंतकाल होना एक काफी बड़ी बात है, और बस हम इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं अपने पास साइड को। बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ी सी इनकी क्रिकेट पे बात करना चाहूंगा। ऑब्वियसली शायद हमारी ऑडियंस या हम लोग खुद भी इनको इतना नहीं जानते इनकी क्रिकेट को, पर अगर मैं इनके स्टैट्स देखूं अमान, तो आप मतलब हैरान हो जाएंगे इनके स्टैट्स पढ़ के। इतने जबरदस्त स्टैट्स आप सोच भी नहीं सकते कि किसी ऑलराउंडर के हो सकते हैं। इन्होंने 93 टेस्ट मैच खेले अपने करियर में, 8,032 रन है इनके, 57.78 की एवरेज टेस्ट के अंदर एज अ
ऑलराउंडर, मतलब ये आई थिंक कोई सचिन तेंदुलकर, स्टीव स्मिथ, रिकी पॉन्टिंग, जो रूट, इनकी भी इतनी एवरेज नहीं है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त वो है। 2600 है इनके और 30-50 के स्कोर है इनके। तो ये आउटस्टैंडिंग स्टैट्स हैं, आप कह सकते हैं एक प्लेयर के। फिर अगर आप बात करें इनकी बॉलिंग पे, तो इनकी बॉलिंग पे अब आ जाए तो 250, ऑलमोस्ट 250 विकेट हैं इनकी, 235 टेस्ट विकेट्स विद अ बॉलिंग एवरेज ऑफ 34। तो अमान ये एक, कहते हैं ना, ड्रीम स्टैट्स जिसे कहते हैं, कि आप जब एज अ गेम आप खेलते हैं कोई, तो आप सोचते हैं कि यार मैं इतने रन भी बनाऊंगा और मैं इतनी विकेटें भी लूंगा। हाँ बिल्कुल, आपने स्टैट्स लिए लाइक काफी बहुत हाई फाई स्टैट्स है। लाइक ऐसे स्टैट्स वाला बंदा क्रिकेट हिस्ट्री में बिल्कुल एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट फिगर के तौर पे याद किया जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये आपको पता है ये लेजेंड थे, इन्होंने आई थिंक वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, 1970 का बिल्कुल वर्ल्ड जी कप हाँ। भी जीता हुआ है इन्होंने। तो एक ऑल टाइम लेजेंड, हम इनकी दुआई करते हैं। और एक ऐसा नाम जो क्रिकेट में हमेशा याद, मतलब अगर आप बात करें ना ऑल टाइम ग्रेट ऑलराउंडर्स की, तो ये है सर गारफील्ड सोबर्स का नाम आता है इसमें, इमरान खान का नाम आता है, इयन बोथम का नाम आता है, रिचर्ड हेडली। और अब मॉडर्न एरा की अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स भी इस लिस्ट के अंदर शामिल होते हैं, जैक कैलिस, उनका नाम भूल गए। वो तो मुझे लगता है इनके, अगर आप ये नंबर माने तो मुझे लगता है जैक केलिस नंबर 2 है। तो ये इन पे हम इनका, बिल्कुल हमारी तरफ से इनके लिए यही ट्रिब्यूट था। अच्छा, हम आगे बढ़ेंगे अमान। जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, तो आपको पता है अमान, खबरें आती रहती है रोज, कुछ ना कुछ नया आइटम आता रहता है। हमारे लेकिन आती है आज ये जो बिल्कुल खबर आई है अमान, बिल्कुल। ये थोड़ी मुख्तलिफ सी चीज है, क्योंकि ये हम लोग देखते नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेटर्स बेशक वो बहुत बुरी क्रिकेट खेलते हैं, बड़ी जलील होते हैं वो क्रिकेट के अंदर, लेकिन ऐसी चीजें हम लोग इतनी ज्यादा नहीं देखते हमारी क्रिकेटर से। थोड़ा उनका एक मोरली थोड़ा डिसेंट रिकॉर्ड होता है, स्पेशली जो करंट लॉट है। तो इस पे आपके क्या थॉट्स हैं अमन? देखिए मैं भी जब आज मैंने सुबह सुबह ये न्यूज़ देखी, मैंने पूरा आर्टिकल भी रीड किया कि भाई सीन क्या है। तो मालूमात ये पड़ी कि पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड के T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही हम नवाज कुछ इलीगल सब्सटेंस का यूज करते हुए पाए गए। और नवाज ने ये बात को कबूल भी कर लिया, जिस वजह से उनको 3 मंथ का बैन लगा है। और टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके की बैटिंग नवाज ने उस मैच में की थी, वो लग भी रहा था कि किसी खराब चीज के नशे में है भाई हमारे। तो अब इतने सीनियर प्लेयर का इतना लाइक अराउंड 10 साल से ये पाकिस्तान टीम के साथ है, खेल रहे ऑन एंड ऑफ क्रिकेट। और इतने सीनियर प्लेयर होके अब ऐसे ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल इनको मालूम होगा कि ये कोई इलीगल ड्रग है और इसको आईएससी ने बैन लगाया हुआ है, उसके बावजूद भी इनका अगर यूज करना कर रहे हैं, तो मेरे समझ से बाहर है कि इनको ये करके क्या जस्टिफाई करना चाह रहे हैं अपने आप को। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर हम थोड़ा इस केस पे थोड़ा डीप डाइव करें अमान, तो आपको पता है ये जो डोपिंग होती है, इसका मतलब यही होता है कि आप ड्रग, तो ड्रग मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वो जो हम कहते हैं नशा, ये नशा भी आपको दो तरह का होता है। एक होता है मेडिकल ड्रग होता है, जो मतलब आम लोग ऑलमोस्ट एवरी डे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दवाइयाँ होती हैं नजले बुखार की और इस टाइप की चीजें, ये तो आपको पता है हम लोग बिल्कुल भी कंज्यूम करते हैं, ये कोई बुरी चीज नहीं होती। क्रिकेटर्स कहीं ना कहीं इस चीज में फंस जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो डोपिंग लॉज होते हैं उसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आप परमिशन के बगैर नहीं ले सकते। तो इसमें बहुत क्रिकेटर्स हैं, पृथ्वी शॉ इसमें फंसे थे एक दफा, कि उन्होंने कॉफ सिरप पी ली थी कोई ऐसी जो बैन थी। अहमद शहजाद जो है हमारे, वो भी फंस गए थे इस चीज में। तो ये चीज इतनी बुरी नहीं मानी जाती है, हो जाती है, अनफॉर्चुनेट होता है। लेकिन ये जो केस है ये अलग है, क्योंकि इसमें आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि रेक्रिएशनल ड्रग अब्यूज, रेक्रिएशनल ड्रग अब्यूज को अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ ऑडियंस के लिए, तो ये वो वाले ड्रग्स होते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं अपनी प्लेजर के लिए। मतलब आप अपनी होश में होके डिसाइड करते हैं कि आज मैं ये नशा करूंगा और इस पे कुछ करूंगा। मैंने थोड़ा रिसर्च की, तो ये जो इस नशे का जो मेडिकल नाम है वो है कार्बोक्सी टी एच एस। लेकिन अगर इसका आप थोड़ा सिंप्लीफाइड या एक कमर्शियल नेम निकाले तो है कैनबिस, जो आई थिंक उर्दू में मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन चर्स होती है ये। तो आप ये कह सकते हैं कि मोहम्मद नवाज हमारे नेशनल प्लेयर चर्स का इस्तेमाल कर रहे थे वर्ल्ड कप के वक्त। तो ये मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी खबर है, शॉकिंग खबर है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चीज इतनी लाइटली क्यों ली गई है, कि ये 3 महीने का सिर्फ बैन है, और वो भी आईसीसी की तरफ से। पीसीबी मुझे नहीं समझ आ रहा कि कहाँ, या खुद पीसीबी नशों में गिरा हुआ है कि वो इस चीज में कुछ एक्शन नहीं लिया उन्होंने।
देखो अब सही कह रहे हैं, लाइक पीसीबी को तो मुझे अपने हालात भी समझ में आ रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि उनका हेड कोच कौन है, उनको ये नहीं पता कि उनके बोर्ड में चल क्या रहा है, कौन आ रहा है, कौन ज्यादा लोग फ्री फंड तनख्वाह उठा रहे हैं। उनको अपने इस सब चक्रों से वो लोग बाहर नहीं आ रहे। उनको सऊदीया के अंदर स्टेडियम बनाने की चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, उनको सब मस्तियां ये लगी हुई। उनके प्लेयर्स नशे कर रहे हैं, उन पे बैन लग रहा है, उनको होश ही नहीं है। और ये कोई ऐसा कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं है जो कि डोमेस्टिक खेलते हो, स्पेशल खेलते हो। पाकिस्तान टीम के ठीक ठाक सीनियर प्लेयर जो कि करंट टाइम में पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप खेले हुए और करंट स्क्वाड का पार्ट थे जस्ट जस्ट एट द वर्ल्ड कप। और इतने लाइक इम्पोर्टेंट टीम के प्लेयर के पार्ट के पास से हम ऐसे सब कुछ बातें बाहर निकल के आना, तो मेरे हिसाब से तो इस पे क्रिकेट बोर्ड का एक काफी सख्त रद्द आना चाहिए। और मतलब वो तो कोई एक्शन तो छोड़ो, अब उनकी ये खबर आई नहीं है कि मैंने आज देखा लंका प्रीमियर लीग के पहले मैच में आज नवाज ने बिल्कुल। खेला भी है, उन्होंने कोई 21 रन भी किए, वो एक आधी विकेट भी लिए। मतलब उनके यहाँ नशे पकड़े जा रहे हैं, वो वहां पे मैचेस खेल रहे लीग के अंदर। बिल्कुल। तो अच्छा, मतलब समझ एक से बाहर ही चल के आ रहा है यहाँ पे। एक बात मैं थोड़ी, आप कह सकते हैं शायद, इनकी डिफेंस में करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ये जो पूरा मामला होता है ना, ये मतलब हर बड़े इवेंट में ये होती है चीजें कि आईसीसी डोपिंग टेस्ट करता है। तो ये कोई ऐसी कोई वो चीज नहीं है कि अबे नवाज के साथ ही हुआ, ये सबका टेस्ट लिया जाता है। अब इसमें नवाज की डिफेंस में आप एक बात कह सकते हैं कि ये जो नशा और ये जो चीजें, इसका जो टेस्ट होता है ना, अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने मतलब कल ही किया है या अभी किया है और आप वो पकड़े गए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप जो आपने ड्रग अब्यूज है या जो ड्रग का यूज है वो आपने कुछ 2-3 हफ्ते पहले किया हो, लेकिन ब्लड टेस्ट में वो रह जाती है ये चीज आपके। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि नवाज ने शायद ये कंज्यूम किया होगा कुछ 2-3 हफ्ते पहले, वर्ल्ड कप से पहले, और वर्ल्ड कप में जाके उनकी चीज खुल के आ गई। तो ये भी बिल्कुल हो सकता है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर नवाज ने स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने कबूल किया कि वो इस ड्रग के कंजप्शन में शामिल थे। उन्होंने वो ड्रग मैच से पहले यूज की है। लाइक ऐसा होना कि वो खुद अपने पास से कोई जस्टिफिकेशन दे कि नहीं मैंने पहले यूज की थी इसलिए वो आ गए। उन्होंने बाकायदा इस गलती को एक्सेप्ट करा है। बिल्कुल ऐसा, अगर एक्सेप्ट किया तो फिर वो मतलब कह सकते हैं गिल्टी है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक आदमी जो है इतने हाई लेवल पे खेल रहा है मुल्क के लिए, वो भी कहते हैं ना कि हमारा मुल्क कोई ऐसा मतलब लिबरल मुल्क नहीं है जहाँ पे आप ये चीजें आम है। ये आपको पता है मुसलमान मुल्क है, तो इसमें ऐसी चीजें करना, एग्जैक्टली। ये इसमें आई थिंक एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मोहम्मद नवाज कोई पब्लिकली आके अपनी कोई स्टेटमेंट दे या कोई अपनी कोई ट्वीट डाले जिसमें वो माफी मांगे फैन से, क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब आप एक इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हो वर्ल्ड कप, इतने लोगों की आपके साथ दुआएं हैं, एक्सपेक्टेशन है, और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो, तो ये चीज बिल्कुल लोग एक्सेप्ट नहीं करते। क्योंकि अगर आपको याद हो अमान, 6-7 साल पहले जब हमारी टीम इंग्लैंड गई थी वर्ल्ड कप खेलने, तो उस वक्त वो एक मशहूर जुमला, मशहूर जो पूरा मामला हुआ था, पिज्जा पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं। तो उस वक्त तक तो ये था ना कि यार ये लोग अ, खानों में गिरे हुए हैं, मतलब जंक फूड खा रहे हैं, ये चीज चलती है मतलब। लेकिन जंक फूड से अब नशों में गिरना, ये अलग ही एक गेम है बिल्कुल। और ये आप कहते हैं ना कि एक पहले तो उन्होंने प्रोफेशनल बाउंड्रीज को ब्रेक किया था, अब ये प्रोफेशनल बाउंड्रीज के अलावा मॉरल बाउंड्रीज और कहीं ना कहीं रिलीजियस बाउंड्रीज को भी ब्रेक कर रहे हैं ये लोग। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। इंडिया वाला मैच हारने के बाद वो फेमस उनकी उनकी पिक्चर आ रही है। वो लोग नशे को ऊपर शीशे पी रहे बैठ के बाहर के अंदर, मछलियाँ चल रही है, खाने पीने चल रही देखिए है। वो शीशे खैर वो तो वगैरह, चलो एक होती है कि आप चलो वो घूमने चल फिरने। जाता है, ये चीजें चल जाती है, शीशा खा पी रहे हैं या बर्गर खा रहे हैं, ये चल जाता है। लेकिन ये बिल्कुल अलग चीज है। मतलब ये आप कहते हैं ना, सोसाइटी की अगर आप बात करें तो सोसाइटी में ये चीज बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, इस तरह चर्च चर्च को कंज्यूम करना। एग्जैक्टली है, ये तो काफी बड़ी बात है कि आप इतने सीनियर प्लेयर होके मतलब आप ऐसे ड्रग्स का यूज कर रहे हो। चलो मैं कहता हूँ आपने ड्रग्स का यूज किया तो लाइक उसका अरे क्या मतलब क्या रिजल्ट आया? आपने कोई 20 बॉल पे 50 मार दी थी, पाकिस्तान को मैच गया था। इतनी घटिया परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने उस मैच के अंदर। मतलब नशे करके भी आपसे इतनी बेकार परफॉर्मेंस होती है तो लाना तो अभी ना ही करो। नशे ज्यादा बेहतर है आपके लिए यार। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है, इस पे जो शक है वो और बढ़ता है कि यार अगर ये कर रहे हैं तो शायद कोई और प्लेयर्स भी मुलव्वस हो सकते हैं इसके अंदर। लेकिन हम उस पर अब जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है ये केस अब बिल्कुल आ चुका है सामने। और हम हमारी यही ख्वाहिश होगी कि प्लेयर्स अपने जो स्टार है, जो उनके बैच पे लगता है, उसकी इज्जत करें। क्योंकि ये चीज जो है, ये जो जॉब है, ये हर
मतलब बहुत लोगों एग्जैक्टली। का ड्रीम है ये, और इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस जॉब की, इस टाइटल की, और इस तरह की चीजों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अच्छा, अब हम आगे भी बढ़ेंगे। और भी हमारा जो लास्ट टॉपिक है हमारा, ये जो खबर है ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये ड्रामा चल रहा है पिछले 2-3 दिनों से रोहित शर्मा पे, क्योंकि रोहित शर्मा की फॉर्म तो आप सबके सामने है, इतनी जबरदस्त फॉर्म में वो नहीं है इस वक्त। तो 2 दिन पहले एक इंडियन जर्नलिस्ट, आई थिंक शायद टाइम्स नाउ के या कोई थे, जिन्होंने बात की कि रोहित शर्मा जो है वो रिटायरमेंट ले सकते हैं, नॉट बिकॉज ही वांटेड टू, बिकॉज ही वाज बीइंग फोर्स्ड टू। और ये था कि अजीत अगरकर जो इंडिया के चीफ सिलेक्टर हैं, और गौतम गंभीर, ये दोनों चाहते थे कि रोहित शर्मा नहीं खेले वर्ल्ड कप, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड कप में अभी टाइम है, अराउंड 15-16 मंथ्स है, और वो चाह रहे थे कि यंग प्लेयर है। तो इस चीज के बाद ये खबर फैल गई थी कि रोहित शर्मा का शायद फाइनल मैच हो सकता है। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आई थिंक किसी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उन साहब का, लेकिन वो बड़े सीनियर आदमी है बीसीसीआई के, तो उन्होंने कहा है कि ये सब रूमर्स हैं। तो अमान, इस पे आपके क्या थॉट्स हैं? क्योंकि रूमर्स तो वहीं से बाहर निकलते जहाँ पे ऐसी कुछ बात होती है। अब टू बी बिल्कुल। ऑनेस्ट देखा जाए तो ये बात में कोई दो राय नहीं है कि रोहित शर्मा की फॉर्म इस वक्त थोड़ी बहुत खराब चल रही है। वो उस तरीके से रन कर नहीं पा रहे हैं। लाइक उनका पहले अगर आप देखें तो 23 के ओडीआई वर्ल्ड कप में उनका एक रोल था कि वो आके पावर प्ले को इस्तेमाल करते थे। वो बस आके स्टार्ट में मार धाड़ करके एक तेज स्टार्ट टीम को दे देते थे। तो लाइक अब उनसे वो तो छोड़े, वो आके अब अपने रन भी नहीं कर पा रहे। वो आके मतलब थक के खेल रहे होते, काफी लो स्टैंडर्ड से खेलते हुए आउट हो जाते हैं हम। तो एक इनका थोड़ा बहुत मसला चल रहा है, लेकिन रोहित शर्मा जैसा लाइक क्लास का प्लेयर, उस तरीके के कैलिबर के प्लेयर को आप सिर्फ एक छोटी सी फॉर्म ना होने के ऊपर बाहर नहीं कर सकते, वो भी एट टाइम वेयर आपका ओडीआई वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है। जस्ट नेक्स्ट ईयर आपका ओडीआई वर्ल्ड कप है, एक साल भी हम उसके से एक साल रहता है आपके ओडीआई वर्ल्ड कप में। तो एट सच हाई टाइम अगर आप इतने सीनियर प्लेयर को बाहर निकाल के किसी जूनियर प्लेयर को ऐड कर दो, किसी यंग प्लेयर को ऐड कर दो, जिसका चलो पहला वर्ल्ड कप हो, वो भी ये इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस में, तो ये बिल्कुल ये बुलशिट से डिसीजन होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप रोहित शर्मा पे ही बिलीव दिखाओ और उनको वर्ल्ड कप में कैरी करो और उन्हीं से ओपन करवाओ, तो और रोहित शर्मा के साथ साउथ अफ्रीका में आई गेस स्टैट की थोड़ी स्टैट्स में कोई इतने बुरे स्टैट्स नहीं होते वहां पर। अगर हम इसकी सेम एग्जांपल अगर हम चलो जॉस बटलर की एग्जांपल ले, इंग्लैंड बोर्ड ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया, उनकी T20 में इतनी खराब फॉर्म की लगी हुई थी, तो उनके बोर्ड ने उनको एक मैच के लिए भी बाहर नहीं किया। और एट द एंड जॉस बटलर ने एक मैग्निफिसेंट 100 मार के अपने सारे हेट का मुंह बंद करवा दिया था। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आई थिंक ये जिस वक्त जो माहौल चल रहा है इंडियन क्रिकेट में, बड़ा एक अजीब सा माहौल है। अच्छा, मैं थोड़ा कोट करना चाहूंगा, ये जो जिन साहब की मैं बात कर रहा था, उनका बीसीसीआई के सेक्रेटरी है वो, देवाजीत सकीला सकिया उनका नाम है। और उनकी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात की, मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस गोइंग ऑन इन मीडिया अबाउट रोहित शर्मा's फ्यूचर। आई वांट टू फर्मली assert that there has been no such discussion that Rohit will be playing his last match on Lord's. Rohit is a regular member of the Indian ODI team and he will continue to represent the country as long as he's in the scheme of things. In other words, Lord's ODI won't be his last match. तो कहीं ना कहीं ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने आके ये जो पूरे रूमर्स फैले हुए थे उनको शट डाउन कर दिया है, और ये कह दिया। लेकिन मैं अगर इसकी दूसरी साइड देखूं, द रीजन वाई इन रूमर्स को इतनी ज्यादा हाइप मिल रही थी, वो ये भी थी क्योंकि पिछले 1 या 2 दिन पहले जो रोहित शर्मा के जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया से फ्लाई इन करके लंदन पहुंच गए थे। और इस चीज से थोड़ा इस रूमर को और हवा दी थी, क्योंकि लोग समझने लगे कि यार इनके अगर पेरेंट्स आ गए हैं तो शायद ये मोस्ट लाइकली अपना आखिरी मैच खेल रहे हैं। बट ये जो आज स्टेटमेंट आई है सेक्रेटरी की, इन्होंने इस चीज को बिल्कुल साइड कर दिया। तो मैं एज अ फैन मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो वर्ल्ड कप में खेले, लास्ट टाइम खेले। तो ये एक अच्छी खबर है। बट कहीं ना कहीं इसमें जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर कुछ ना कुछ हुआ जरूर है, कहते हैं ना इंग्लिश में कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो मैं यही कह सकता हूँ उसके ऊपर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो इस सारी बातों की जो कहते हैं ना मेन जड़ है, वो उनका हेड कोच गौतम बिल्कुल। गंभीर है। क्योंकि बिल्कुल। इस सारा फसाना के सीनियर्स का टाइम पूरा हो गया है अब।
यंगस्टर्स को टीम में लेकर आना है। उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में सारे ये यंगस्टर्स भर दिए, क्योंकि उनको अम, जिसका उनको आपने क्या बोलते हैं रिजल्ट सामने आया, वो साउथ अफ्रीका से होम पे सीरीज हार गए। वो बीजीडी वो क्या बोलते हैं इंग्लैंड टूर पे उनका इतना अच्छा नहीं गया, वो 2-2 से सीरीज उन्होंने ड्रॉ कर दी। उसके बाद T20 के अंदर वो इतने बुरे तरीके से हार हार गए अपने होम से बाहर आने के बाद। तो कहीं ना कहीं एक ओडीआई फॉर्मेट ही रह गया जिसके अंदर कहते हैं ना कि सीनियर प्लेयर्स का अभी अभी थोड़ा बहुत वो है इसमें। विराट कोहली और रोहित शर्मा सबसे टॉप पर आते हैं, क्योंकि यही दोनों कह रहे हो इस वक्त खाली इंडिया के नहीं, दुनिया के ओडीआई के टॉप बैट्समैन में से एक है। तो इतने बड़े बैट्समैन को आप इतनी सिर्फ एक छोटी सी बात के फॉर्म नहीं है, इतनी सी बात पे आप इनको कह लो पूरे पूरे फॉर्मेट से बाहर नहीं कर सकते, जबकि वो अकेले वो बाहर एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं। जो कि ये ओडीआई फॉर्मेट है, वो ना T20 खेल रहे ना टेस्ट खेल रहे। तो अगर कोई प्लेयर सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल लो और वो फॉर्मेट में इतना बड़ा प्लेयर हो, तो आप उनको इतने छोटी सी उससे बाहर नहीं कर सकते। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल बीसीसीआई को कोई भी फालतू की बात को नहीं लेना चाहिए, और रोहित शर्मा को पूरा पूरा 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप देना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे थे। मुझे लगता है रोहित शर्मा की जो क्रिकेट है पिछले 3-4 सालों में, तो वो बायलैटरल क्रिकेट में अब वो उस तरह खेलते भी नहीं है। वो सिर्फ बड़े टूर्नामेंट में आते हैं और वहां पे एक बड़ी धुआंधार परफॉर्मेंस देते हैं। जिस तरह अगर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, if I'm not wrong, जो फाइनल में उनकी इनिंग्स थी न्यूजीलैंड के खिलाफ 70 प्लस की, वो बड़ी जबरदस्त थी। वनडे वर्ल्ड कप में तो वो खेल ही रहे थे अच्छा। तो रोहित T20 वर्ल्ड कप भी अगर आपको याद हो तो उसमें भी उन्होंने बड़ा अच्छा खेला था। तो आई थिंक रोहित शर्मा जैसा नाम, आई थिंक इतना बड़ा उन्होंने सर्व किया है इंडियन क्रिकेट को, तो एक आखिरी उनको मौका दे सकते हैं। बाकी जो प्लेयर्स हैं यशस्वी जायसवाल हो गए, ऋतुराज गायकवाड़, इनके पास भी टाइम है करियर्स के अंदर, ये अभी भी आगे आ सकते हैं। अभिषेक शर्मा भी, इनके पास भी बहुत टाइम है। लेकिन एक इतना बड़ा लेजेंड जो इतना डिटर्मिन्ड भी हो, तो उसको एक आखिरी चांस बिल्कुल देना चाहिए। और जहाँ गौतम गंभीर की बात है तो इन पे बहुत क्रिटिसिज्म चल रहा है। मैंने तो ये भी सुना है कि जो इंडिया के सीनियर प्लेयर्स हैं रोहित शर्मा, कोहली और बुमराह, ये तो बात तक भी नहीं करना चाह रहे गौतम गंभीर से। तो अब इस पे हम कुछ कह नहीं सकते, ये झूठ भी हो सकता है, लेकिन ये चल रही है बातें। तो ये चीजें सब चल रही हैं। अब हम अपने शो को थोड़ा एंड की तरफ लाएंगे। अमान, आज हमने एक बड़ी डिटेल डिस्कशन की है मल्टीपल टॉपिक्स पे, तो मैं आपके थॉट्स लेना चाहूंगा। बिल्कुल हम यही बात रही कि एंड में कि आज काफी सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया, और संडे वाले दिन हम जैसे हम जानते हैं कि इस सीरीज का डिसाइडर मैच होगा, और जो कि लॉर्ड्स में होगा, तो काफी मजा आएगा वो मैच देखने का। और मैं कहता हूँ एक टॉस जो है ना, टॉस टॉस उस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगेगा, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बिल्कुल आप और सही कह रहे हैं। जहाँ तक देखिए बात जी, रहेगी बाकी टॉपिक्स की जो उसमें आप बोले बोले। जी मैं वही कह रहा था कि लॉर्ड्स में, आपको पता है ना, लॉर्ड्स एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे स्लोप होता है। और कहीं ना कहीं इसमें ये भी चीज होती है कि बॉलिंग टीम अगर पहले आ जाए तो विकेट ऊपर से ले सकते हैं, सीप स्विंग होता है। और अभी जुलाई चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ मूवमेंट जरूर होगी बॉलर्स के लिए। बट स्टिल आप ये भी कह सकते हैं कि बैटिंग पिच भी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त हीट वेव भी चल रही है इंग्लैंड में। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो तो क्या बोलते मैच के टाइम ही देखने को मजा आएगा। बाकी अब जहाँ तक थोड़ी बहुत पाकिस्तान टीम की बात करें, जी तो हमसे बिल्कुल। तरस रहा है पाकिस्तान टीम के मैचेस देखने के लिए। लगता है कभी कितना टाइम हो गया पाकिस्तान टीम को देखते हुए, कोई कोई मैच ही नहीं हो रहा। तो कल आई गेस हमारा पहला टूर मैच है उनकी कोई क्लब की टीम, तो उस मैच को भी हम फॉलो करने का मजा आएगा। देन आफ्टर हम लोग ओडीआई की भी टीम को कवर करेंगे फॉर बिल्कुल, द वर्ल्ड फोर कप डे एंड टेस्ट फोर डे मैचेस। मैच है, आई थिंक 4 डे मैच है। और लोकल टीम जिसका नाम तक भी इस वक्त उन्होंने कोई 2BA लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, उसमें TBA लिखा हुआ है। तो ये टीम का नाम तक भी इस वक्त अनाउंस किया, तो मोस्ट लाइकली आप कह सकते हैं उनकी स्टेट की या कोई क्लब की टीम होगी। इसमें मैं, मेरे सामने लिखा हुआ है, सरफराज अहमद की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ कि उन्होंने शान मसूद के लिए कहा है कि ही अंडरस्टैंड हाउ टू गेट थ्रू दिस। तो सरफराज अहमद जो कोच है आपके, वो बैक कर रहे हैं आपके जो सैक कैप्टन है शान मसूद को, कि शान मसूद एज अ बैटर अच्छा करेंगे। लेकिन इस पे हम लोग एक पूरा प्रॉपर इंशाल्लाह एक रिव्यू शो करेंगे इस सीरीज पे। और भी अगर हम टॉपिक्स की बात करें अमान, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको पता होगा, चल रहा है MLC के अंदर इस वक्त, USA के अंदर
जो हमारे हारिस रऊफ के साथ चल रहा है, बैक टू बैक मैचेस में उनकी जो धुलाई हुई हाँ है, बिल्कुल, वो तो बहुत बैक। पिटाई हुई है, बहुत पिटाई हुई है। और ये ऑब्वियसली उनकी भी नहीं, क्योंकि ये आपको पता है ये अमेरिका में ग्राउंड बड़े छोटे हैं, तो रन भी बहुत हो रहे हैं, छक्के भी बहुत लग रहे हैं, लेकिन हारिस रऊफ इसके अंदर सबसे आगे चल रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए मैं बताऊँ, आपको बात बताऊँ, आप ग्राउंड छोटे हो, देखिए जो मर्जी बात हो, और लोगों ने भी की है बॉलिंग, वो अकेले वहां पे नहीं थे। और बिल्कुल। नॉकआउट मैच हो और हारिस राउफ अकेले अपनी टीम को ना मैच हरवाए, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। चाहे पाकिस्तान टीम हो, चाहे लाहौर कलंदर हो, चाहे वो कोई भी लीग की टीम हो, नॉकआउट मैचेस में तो हम हारिस राउफ को जानते हैं कि वो जिस तरीके से डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब अपने शो को हम एंड की तरफ लाते हैं। आज हमने बड़ा अच्छा डिस्कशन किया, और मेरी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट दें, हमें प्लीज़ फीडबैक दें कि हम कैसा शो कर रहे हैं। हम उस फीडबैक को बड़ा कंस्ट्रक्टिवली लेंगे और इम्प्रूवमेंट लाएंगे अपने कंटेंट में। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।